द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे सच में कमाल के हैं। हाँ, इनमें एक ऐसी कहानी छिपी है जो हम सबको लगता है कि हम जानते हैं। बिल्कुल। पर शायद हम उसे सही तरीके से नहीं जानते। मेरे दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक मामूली सी ट्रेडिंग कंपनी जो यहाँ सिर्फ मसाले खरीदने आई थी, वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक कैसे बन गई और उसने पूरे भारत पर कब्जा कैसे कर लिया। तो चलिए इन स्रोतों में इसके सुराग ढूंढते हैं। ठीक है, चलिए इस पर एक गहरी नजर डालते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 1 तारीख से, 24 अगस्त 1608। गुजरात का सूरत बंदरगाह। सूरत बंदरगाह, हाँ। कैप्टन विलियम हॉकिंस का जहाज हेक्टर वहां पहुंचता है। दिमाग में जो पहली इमेज आती है वो किसी हमले या कब्जे की तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लोग तो व्यापारी थे, उनका इरादा बिजनेस करना था, है ना? बिल्कुल, उनका मकसद पूरी तरह से कमर्शियल था। उन्हें चाहिए थे मसाले और खासकर काली मिर्च, जिसकी यूरोप में जबरदस्त मांग थी। अच्छा। बाद में उनकी लिस्ट में सूती कपड़ा, नील और चाय भी जुड़ गए। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये कोई राजा की भेजी हुई सेना नहीं थी। हाँ। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो उस दौर के हिसाब से एक बिल्कुल नई चीज थी, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये शब्द हमने सुना तो बहुत है, पर इसका असली मतलब क्या था उस जमाने में, और ये इतना जरूरी क्यों था? यही तो उनका असली हथियार था। हाँ। मतलब कंपनी किसी एक राजा या किसी अमीर आदमी के पैसे पर निर्भर नहीं थी। ओके। इंग्लैंड के हजारों आम नागरिक, दुकानदार, व्यापारी, कोई भी इसके शेयर खरीद सकता था। अच्छा। इसने कंपनी को लगभग अनलिमिटेड पैसा और ताकत दी। वे बड़े बड़े जहाज बना सकते थे, अपनी सेना रख सकते थे, और सबसे बड़ी बात क्या? वे सालों तक घाटा भी सह सकते थे। ये एक ऐसी फाइनेंशियल पावर थी जो उनके भारतीय प्रतिद्वंद्वी या छोटे मोटे राजा सोच भी नहीं सकते थे। वाह। वो एक कॉरपोरेशन थी जिसे आज की भाषा में हम कह सकते हैं टू बिग टू फेल। ये तो पूरा गेम ही बदल देता है। तो वो इतना पैसा लेकर सूरत तो पहुंच गए, लेकिन क्या आते ही उनका काम शुरू हो गया था? नहीं नहीं, इतना आसान नहीं था। सूरत में पहले से ही पुर्तगाली व्यापारियों का दबदबा था। अच्छा। और वो मुगल दरबार में किसी नए खिलाड़ी को घुसने नहीं देना चाहते थे। इसीलिए, जैसा स्रोत में भी बताया गया है, हॉकिंस को सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाजत नहीं मिली। तो फिर उन्हें अपनी पहली फैक्ट्री लगाने में 3 साल लग गए, और वो भी सूरत में नहीं। कहाँ पर? 1611 में भारत के पूर्वी तट पर, मसूलीपट्टनम में। ये दिलचस्प है। आए थे पश्चिमी तट पर और पहली फैक्ट्री खोली पूर्वी तट पर। इसका कोई खास मतलब था? हाँ, ये उनकी दूर की सोच को दिखाता है। वो समझ गए थे कि सिर्फ एक बंदरगाह पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। भारत के दोनों तटों पर अपनी मौजूदगी बनाकर वे अलग अलग व्यापारिक रास्तों पर अपनी पकड़ बना रहे थे और अपना रिस्क कम कर रहे थे। बिल्कुल, ये एक बहुत सोचा समझा बिजनेस मूव था। ठीक है, तो उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री तो लगा ली, लेकिन ये तो बहुत छोटे स्तर पर था। उन्हें पूरे मुगल साम्राज्य में व्यापार करने की इजाजत कैसे मिली? मुझे लगता है यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। सर थॉमस रो का किरदार बहुत अहम हो जाता है ना? बिल्कुल। 1615 में सर थॉमस रो का मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचना एक टर्निंग पॉइंट था। हाँ। लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि ये कोई बराबरी की कूटनीति नहीं थी। सर थॉमस रो एक विशाल और शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के सामने एक छोटी सी नई कंपनी के नुमाइंदे थे। मतलब मुगल साम्राज्य उस वक्त बहुत ताकतवर था। बहुत ज्यादा। जहांगीर दुनिया के सबसे अमीर बादशाहों में से एक थे। उन्हें प्रभावित करना कोई आसान काम नहीं था। तो फिर रो ने ऐसा क्या किया? और एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या मुगल बादशाह इतने भोले थे, उन्हें अंदाजा नहीं था कि वे एक भविष्य के खतरे को अपने घर में आने की इजाजत दे रहे थे? ये बहुत अच्छा सवाल है। या उनके लिए भी इसमें कोई बड़ा फायदा था? जहां तक रो की बात है, वो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत बनकर आए थे, सिर्फ एक व्यापारी नहीं। अच्छा, एक राजदूत। हाँ। स्रोत में एक मजेदार किस्सा है कि सर थॉमस रो जब जहांगीर के दरबार में गए तो वे अपने साथ तोहफे में एक इंग्लिश कोच यानी एक बग्गी। एक बग्गी? हाँ, और कुछ पेंटिंग्स लेकर गए थे। जहांगीर को वो बग्गी इतनी पसंद आई कि उन्होंने तुरंत अपने कारीगरों को वैसी ही और बग्घिया बनाने का हुक्म दे दिया। हाँ, तो मतलब तोहफे ने काम कर दिया एक तरह से। रो ने 3 साल दरबार में बिताए और अपनी कूटनीति से जहांगीर को ये समझाने में कामयाब रहे कि कंपनी के साथ व्यापार करने से मुगल खजाने को भी फायदा होगा। और मुगलों के फायदे की बात उन्हें क्या फायदा दिख रहा था? देखिए, मुगलों के लिए ये सिर्फ एक और विदेशी व्यापारिक कंपनी थी, जैसे पुर्तगाली या डच थी।
उन्हें लगा कि इन कंपनियों के बीच कंपटीशन होने से उन्हें ही बेहतर दाम मिलेंगे। और तो और उन्हें कंपनी की नौसैनिक शक्ति भी दिखी, अच्छा। जो समुद्री डाकुओं और पुर्तगालियों से उनके व्यापारिक जहाज़ों की रक्षा कर सकती थी। उन्हें ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये कंपनी एक दिन उन्हीं की सल्तनत को निगल जाएगी। तो उन्होंने जो शाही फरमान दिया वो उनकी नज़र में एक मामूली व्यापारिक समझौता था। बिल्कुल। और इस फरमान ने कंपनी के लिए क्या दरवाजे खोले? सब कुछ। इस फरमान ने उन्हें सिर्फ सूरत में एक स्थायी फैक्ट्री बनाने की इजाज़त ही नहीं दी, बल्कि पूरे मुगल साम्राज्य के बंदरगाहों पर बिना ज्यादा रोक टोक के व्यापार करने का लाइसेंस दे दिया। मतलब टैक्स में छूट वगैरह भी मिली होगी? हाँ, टैक्स में छूट मिली और उनके माल को सुरक्षा का आश्वासन भी। इसने उन्हें पुर्तगालियों और डच पर एक बहुत बड़ी बढ़त दे दी। ये वो कानूनी नींव थी जिस पर उन्होंने अगले 150 साल तक अपना साम्राज्य खड़ा किया। ठीक है, तो 1615 तक कंपनी ने व्यापार का कानूनी अधिकार हासिल कर लिया। इसके बाद स्रोतों में सीधे 1757 में प्लासी की लड़ाई का जिक्र आता है। एक बड़ा जंप है। हाँ, इन दोनों घटनाओं के बीच लगभग 140 साल का फासला है। क्या इस दौरान वे सिर्फ शांति से व्यापार करते रहे? ये हिस्सा हमेशा थोड़ा धुंधला सा लगता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शांति का दौर नहीं था। यही वो समय था जब कंपनी ने चुपचाप अपनी ताकत बढ़ाई। कैसे? जहांगीर के फरमान के बाद उन्होंने 3 सबसे जरूरी अड्डे बनाए, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता। और स्रोत हमें बताते हैं कि ये सिर्फ व्यापार के गोदाम नहीं थे। तो फिर क्या थे? कंपनी ने इन शहरों की किलेबंदी करनी शुरू कर दी। वहां उनकी अपनी सेना, अपने कानून और अपना प्रशासन चलने लगा। मतलब एक राज्य के अंदर दूसरा राज्य? बिल्कुल। वे मुगल साम्राज्य के भीतर एक छोटा स्वतंत्र राज्य बना रहे थे। अपनी सेना? एक ट्रेडिंग कंपनी अपनी सेना क्यों रख रही थी? उनका बहाना था व्यापार की सुरक्षा। कहते थे कि हमें अपने जहाजों को समुद्री डाकुओं से और गोदामों को चोरों से बचाना है। लेकिन असलियत कुछ और थी। हाँ, असल में इन 100-150 सालों में उन्होंने समुद्र में और जमीन पर पुर्तगालियों, डचों और फ्रांसीसियों से लगातार लड़ाइयां लड़ी। अच्छा। इन लड़ाइयों ने उनकी छोटी छोटी सुरक्षा टुकड़ियों को एक पेशेवर, अनुभवी सेना में बदल दिया। उन्होंने भारतीय सैनिकों को भी अपनी फौज में भर्ती करना शुरू कर दिया, जिन्हें यूरोपीय तरीके से ट्रेनिंग दी जाती थी। तो मतलब 1757 आते आते 1757 तक वे सिर्फ एक अमीर कंपनी नहीं, बल्कि भारत की सबसे मजबूत सैन्य शक्तियों में से एक बन चुके थे। यहाँ से कहानी में वो बड़ा मोड़ आता है जिसकी हम बात कर रहे थे, प्लासी की लड़ाई। हाँ, प्लासी। एक कंपनी जो व्यापार करने आई थी, अब बंगाल के नवाब से सीधे जंग के मैदान में खड़ी थी। ये बदलाव कैसे हुआ? ये बदलाव लालच और महत्वाकांक्षा का नतीजा था। और यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है जो स्रोतों में छिपी है। क्या है वो? कंपनी के जो डायरेक्टर्स लंदन में बैठे थे, वे असल में ज्यादा जमीन कब्जा करने और युद्ध करने के खिलाफ थे। सच में? क्यों? उन्हें डर था कि एक साम्राज्य चलाने का खर्चा उनके मुनाफे को खा जाएगा। वो चाहते थे सिर्फ व्यापार, कोई शासन नहीं। तो फिर प्लासी की लड़ाई हुई कैसे, अगर लंदन ऑफिस मना कर रहा था तो? ये भारत में मौजूद कंपनी के अधिकारियों की वजह से हुई, जैसे कि रॉबर्ट क्लाइव। ये लोग ज्यादा आक्रामक थे। उन्होंने देखा कि मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा है, स्थानीय नवाब आपस में लड़ रहे हैं और यहाँ राजनीतिक सत्ता हासिल करने का एक सुनहरा मौका है। और क्लाइव ने वो मौका ले लिया। हाँ, क्लाइव ने लंदन के आदेशों को एक तरह से नजरअंदाज किया और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ साजिश रची। तो प्लासी की लड़ाई एक साजिश थी? बिल्कुल। ये एक बड़ी जंग से ज्यादा एक धोखा थी, जिसमें नवाब का अपना सेनापति मीर जाफर क्लाइव से मिल गया था। और प्लासी की जीत के बाद सब कुछ बदल गया। सब कुछ। प्लासी की जीत के बाद कंपनी बंगाल की असली शासक बन गई। उन्होंने एक कठपुतली नवाब को गद्दी पर बिठा दिया और बंगाल के पूरे खजाने पर कब्जा कर लिया। मतलब अब व्यापार के लिए पैसा भी भारत से ही आ रहा था। एग्जैक्टली। अब उन्हें व्यापार करने के लिए इंग्लैंड से सोना चांदी लाने की जरूरत नहीं थी। वे भारत के ही पैसे से भारत का सामान खरीदते थे और उसे बेचकर मुनाफा कमाते थे। यहीं से भारत की आर्थिक लूट की शुरुआत हुई। हाँ, प्लासी ने साबित कर दिया कि व्यापार से ज्यादा मुनाफा शासन करने में है। तो इसका कुल मतलब क्या है? अगर हम इस पूरी कहानी को अब नए सिरे से देखें तो ये एक बहुत ही धीमी और सोची समझी प्रक्रिया लगती है। हाँ बिल्कुल, ये कोई एक दिन में हुआ बदलाव नहीं था। ये लगभग 150 साल की कहानी है। 150 साल में धीरे धीरे हुआ एक परिवर्तन था। 1608 में वे व्यापारी बनकर आए। 1615 में उन्होंने कूटनीति से अपने लिए खास अधिकार हासिल किए। अगले 140 साल तक उन्होंने व्यापार की आड़ में अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत जमा की। और फिर
जब सही मौका मिला। जब सही मौका मिला 1757 में, तो उन्होंने उस ताकत का इस्तेमाल करके राजनीतिक सत्ता पर कब्जा कर लिया। उन्होंने अपने व्यापारिक हितों को कूटनीति और अंत में सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करके एक साम्राज्य में बदल दिया। ये इतिहास हमें सोचने पर मजबूर करता है। स्रोत हमें बहुत साफ तौर पर दिखाते हैं कि कैसे एक कॉरपोरेट संस्था जो सिर्फ अपने शेयरहोल्डरों के मुनाफे के लिए काम कर रही थी, धीरे धीरे एक सरकार की तरह काम करने लगी। उसके पास अपनी कूटनीति थी, अपनी सेना थी और अपना प्रशासन था। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। आज के लिए एक अंतिम सवाल छोड़ जाता है। ये इतिहास हमें आज की दुनिया के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। एक कंपनी जिसका एकमात्र मकसद मुनाफा कमाना था, दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक बन गई और उसने एक पूरे देश को गुलाम बना लिया। तो सवाल क्या है? तो सवाल यह है कि क्या आज के दौर में कोई विशाल बहुराष्ट्रीय कंपनी इतनी शक्तिशाली हो सकती है